सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के प्रदर्शन पर। और बाजार में आज हमने देखा कि लगातार 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा। निफ्टी करीब 60 अंक गिरकर 18,100 के पार बंद हुआ। हालांकि कमजोरी और भी ज्यादा थी, लेकिन फिर निचले स्तरों से हल्की रिकवरी भी हमने देखने को मिली और जो क्लोजिंग हुई है वो 18,100 के ऊपर ही देखने को मिली है। सेंसेक्स में 236 अंकों की वीकनेस और बैंक निफ्टी में भी करीब 130 अंकों की गिरावट देखने को मिली। और वहीं एफएमसीजी, ऑटो, मेटल और एनर्जी शेयरों में आज दबाव बनाया। इसके अलावा आज पूरा मार्केट का सेटअप कैसा था ये एक बार देख लेते हैं और डिम्पी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। डिम्पी बताइए। आज मार्केट एक पूरी तरह से एक रेंज के अंदर रहा और रेंज से बाहर ही नहीं निकल पाया। मार्केट के पास 2 दिन के शॉर्ट कवरिंग से अच्छा बेस बन गया था, जो कि अब 17,800 से 18,000 की तरफ शिफ्ट हुआ है। लेकिन मार्केट यहां पे आकर थोड़ा थक रहा है या फिर ये कहें थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं ट्रेडर्स और आगे पोजीशंस बनाने में। शॉर्ट कवरिंग की बदौलत 18,000 का बेस आज भी बरकरार था मार्केट के अंदर, लेकिन उसके बाद की फोर्स मार्केट के अंदर एब्सेंट है। आज जिन शेयर्स ने मार्केट की थोड़ी हेल्प की, पहले मैं जरा वो आपके सामने रखता हूँ। उसमें कोल इंडिया है, साथ ही यूपीएल है, ओएनजीसी है। ओएनजीसी तो क्रूड की वजह से भी अच्छा थोड़ा चल रहा है और साथ ही इसने 150 का स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया। यूपीएल के अंदर बजट का थोड़ा ट्रिगर है कि हो सकता है केमिकल स्टॉक्स के अंदर सरकार कुछ अनाउंसमेंट्स कर दे, इसलिए ज़्यादातर केमिकल्स की कंपनीज चल रही हैं। टाटा स्टील के अंदर मेटल्स का पुल बैक चल रहा है, तो ये अगुवाई कर रहा है मेटल कंपनीज की। और साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बीपीसीएल भी आज लिस्ट में ऊपर ही रहा। लेकिन जिन शेयर्स की पिटाई हो रही है उसमें एक अडानी ग्रुप का शेयर है, अडानी एंटरप्राइजेस। ये एफपीओ की खबर आने के बाद करीब 5% से ज़्यादा टूट चुका है। आज भी गिरावट 3% से ज़्यादा की थी। एशियन पेंट्स की जो आज नंबर्स आए हैं उसके बाद जो उनकी गाइडेंस आई है या फिर उनकी ग्रोथ के जो नंबर्स आए हैं उससे थोड़ी परेशानी हुई है मार्केट को, तो उन्होंने पनिशमेंट किया 2-2.5% नीचे। टाटा मोटर्स भी आज 1.5% नीचे रहा और इंडसन और कोटक सुबह सुबह दोनों बैंक काफ़ी हेल्प कर रहे थे बाजार की। पोस्ट नंबर इंडसन बैंक आज सुबह खुला तेज था, लेकिन इसकी क्लोजिंग आज गिरावट के साथ हो रही है। कुल मिला के साल का नया हाई आज फिर से एल&टी ने लगाया, साल का नया हाई बनाने में आज कामयाब हो गया। अब आते हैं छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी के अंदर। अगर आप वहां पे देखेंगे तो वहां पे आपको स्ट्रेंथ दिखेगी परसिस्टेंट के अंदर। परसिस्टेंट सिस्टम के नंबर्स हैं उससे ठीक पहले पोजीशंस काफी स्ट्रांग है। केआई इंडस्ट्रीज जो कि तार बनाने वाली कंपनी है वो भी आज काफी अच्छी क्लोजिंग करके गई है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक और प्रिज्म जॉनसन सीमेंट जो कंपनी है इसके अंदर भी ठीक ठाक आज वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ और इनका परसेंटेज 4% से ज्यादा की तेजी का था। आज जो शेयर टूटा उसमें रैलीज इंडिया, नंबर्स खराब थे इसलिए इसको पनिशमेंट मिली, 8% नीचे। अदानी ग्रीन्स के शेयर के अंदर गिरावट आई है। पावर के स्टॉक्स के अंदर रुक रुक के बाइंग और सेलिंग दोनों आ रही है। आज टोरेंट पावर भी टूटा। अदानी एंटरप्राइज तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, साथ ही प्राज इंडस्ट्रीज भी आज का टॉप लूजर बन गया छोटे मझोली शेयर्स के अंदर। आज इसी कैटेगरी में जिन्होंने साल का हाई टेस्ट किया है उसमें हिंदुस्तान जिंक, महिंद्रा का सीआई जो कि एक इटालियन कंपनी के साथ जिनका करार है, एल&टी आपको मैंने पहले बताया कि बड़ी कंपनीज में से साल का हाई टेस्ट करने में कामयाब हुआ है। और जिन कंपनीज ने साल का लो टेस्ट किया है उसमें रिलैक्सो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, क्वेस्ट कॉर्पोरेशन है और साथ ही आलोक इंडस्ट्री जैसी कंपनीज भी हैं जहां पर आज साल का नया लो टेस्ट हुआ है। कुल मिला के मार्केट के पास फिलहाल अभी रेंज है। आज एडवांस डिक्लाइन उतना ठीक सुबह से ही नहीं था। अब यानी कि शुक्रवार यानी कल की तैयारी देखनी होगी। अगर कल भी मार्केट थोड़ा डल रहता है और 18,000 को वापस टेस्ट करने चले जाता है तो चिंता की बात है। अगर नहीं रहता तो उम्मीद तो है कि शायद हो सकता है 1 से 2 दिन में और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। दिग्गज पीएसयू बैंक एसबीआई अपने योनो ऐप में बड़े बदलाव की तैयारी में है। बैंक को योनो ऐप के लिए पार्टनर की तलाश है, जिसके लिए ऑफर डॉक्यूमेंट जल्द आ सकता है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अंकुर जुड़ गए हैं। अंकुर बताइए। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया योनो को रिवैम्प करना चाहता है, लेकिन अब ये खुद अकेले नहीं करेगा बल्कि पार्टनरशिप के साथ। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए पार्टनर को तलाशना शुरू कर दिया है और अगले 7 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किसी फर्म को दिया जा सकता है। सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि एक ऑफर डॉक्यूमेंट निकाला जाएगा 21 जनवरी तक और यहाँ पर जो बिडर्स हैं वो अपनी
बिड्स को 15 मार्च 2023 तक सबमिट कर सकते हैं। जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनके लिए क्राइटेरिया यही रखा गया है कि उनका जो एनुअल टर्नओवर है वो 5,000 करोड़ रुपए तक होना चाहिए पिछले 3 साल का। और साथ ही साथ अगर योनो के प्लेटफॉर्म की बात करें तो Q2 ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स तक 62% जो सेविंग्स अकाउंट थे वो योनो पर खोले गए थे। तो एसबीआई का प्लान यही है कि आगे जो योनो है उसको डेवलप किया जाए, लेकिन खुद नहीं बल्कि पार्टनर्स के साथ। और इरादा यही है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में ये पार्टनर को तलाश किया जाए और ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। शुक्रिया अंकुर ये जानकारी देने के लिए। बाकी बढ़ते हैं और कुछ नतीजों पर फोकस करते हैं। और कल दिग्गज कंपनी रिलायंस अपने नतीजे घोषित करने वाली है। नतीजों से क्या अनुमान है, कैसे रह सकते हैं नंबर्स, ये बताने के लिए सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित बताइए। कंसोलिडेटेड बेसिस पे आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज से एक डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। भले ही कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो 5% लोअर हो सकता है सिक्वेंशियल बेसिस, बट एबिटा करीब 8% से ग्रो करने की एक्सपेक्टेशंस है। मार्जिन्स करीब 15.5% आ सकती है और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो सिक्वेंशियल बेसिस पे करीब 17% हायर होने की एक्सपेक्टेशंस है। अब अगर सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस आप देखें तो रिटेल बिजनेस का जो रेवेन्यू और एबिटा है वो करीब 7 to 8% ग्रो कर सकता है, क्योंकि फुटप्रिंट ज़्यादा थे, स्टोर एक्सपेंशन हुआ था और ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट भी कंपनी को मिल सकता है। उसी के साथ अगर आप O2C सेगमेंट देखेंगे तो उसका जो एबिटा है वो करीब 6% हायर होगा, क्योंकि ड्यूरिंग द क्वार्टर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उस पर से एक्सपोर्ट टैक्स को निकाल दिया गया था। और ऑन अ रिलेटिव बेसिस भी अगर आप देखेंगे तो विंडफॉल टैक्स का जो इम्पैक्ट था वो कम था थर्ड क्वार्टर में। अब अगर हम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे 22% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि थर्ड क्वार्टर ऑफ FY23 में गैस प्राइसेस भी हायर थे और गैस की प्रोडक्शन भी हायर हुई थी कंपनी के लिए, और इसी कारण स्ट्रॉन्ग 22% ग्रोथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस में एक्सपेक्टेड है थर्ड क्वार्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज से। सौमित इसके अलावा ये भी बताइए रिलायंस जियो के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? अब अगर आप रिलायंस जियो की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 4% होगा ना। ये रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो स्लोएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ होगा कंपनी के लिए पिछले 7 क्वार्टर में, क्योंकि आरपू ग्रोथ लोअर है और सब्सक्राइबर एडिशंस भी जो हुई है वो ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस कम हुई है। अब भले ही सब्सक्राइबर एडिशन कम हुई है, बट पिछले 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से कंपनी ने सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं और थर्ड क्वार्टर में जो सब्सक्राइबर का नंबर है वो करीब 43 करोड़ के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब एबिटा की अगर हम बात करें तो उस पर करीब 6% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कंपनी से। और इसका कारण पहला तो ये है कि जो रेसिडुअल बेनिफिट होगा लोअर स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस का, उसका एक बेनिफिट आ जाएगा, और उसी के साथ जो आरपू में 2% की ग्रोथ होगी उसके कारण एबिटा में ये 6% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट को। बट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो एक्सपेक्टेशंस है वो कम है एबिटा ग्रोथ के सामने, और उसके पीछे का रीज़न ये है कि थर्ड क्वार्टर में कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट होगी वो हायर होगी, क्योंकि कंपनी ने स्पेक्ट्रम ली थी, जिसकी वजह से उनका डेट बढ़ गया था और फाइनेंस कॉस्ट भी थर्ड क्वार्टर में शायद हायर आ सकता है। उसके रिजल्ट्स के अलावा अगर आप देखें तो कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी, पहले तो कंपनी के नेट डेट लेवल्स कहाँ पे है, कैसे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो रिटेल और न्यू एनर्जी बिजनेस में। उसी के साथ कंपनी ने पहले अपडेट किया था कि वो फाइनेंशियल बिजनेस को डीमर्ज करेंगे, तो उस पर क्या अपडेट आ रहे हैं वो भी ध्यान में रखना होगा। उसी के साथ आरपू ट्रेजेक्ट्री कैसे जा रही है, कंपनी की क्या कमेंट्री आ रही है फाइबर को लेके ग्रोथ करने की, और 5G को वो कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं आगे चलते, इन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया सौमित आपका ये जानकारी देने के लिए। रिलायंस के अलावा कल HDFC लाइफ भी अपने नतीजे घोषित करने वाली है, और नंबर्स कैसे रह सकते हैं HDFC लाइफ के ये बताने के लिए हर्ष मौजूद हैं। हर्ष बताइए। जी हाँ, तो HDFC लाइफ के नंबर्स काफ़ी अच्छे एक्सपेक्टेड है। जब हम ग्रॉस प्रीमियम इनकम को देखते हैं तो ग्रोथ 28% ईयर ऑन ईयर एक्सपेक्टेड है। पैट नंबर भी 28% से बढ़ेगा, एटलीस्ट वही स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस है। 350 करोड़ के आसपास वो पैट का नंबर आने की अपेक्षा है। जब VNB को देखें, अच्छा ग्रोथ 26% VNB ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 880 करोड़ पे वो VNB का नंबर, और ये VNB लार्जली आएगा एन्युइटी और नॉन पार में से भी एक अच्छा कंपोनेंट आने की एक्सपेक्टेशंस है। तो उसके वजह से जो अपना VNB मार्जिन्स है वो काफ़ी एलिवेटेड रहेंगे 27% पे। जब हमने Q1 वर्सेस Q2 के मार्जिन देखे, थोड़े टेपर देखे मार्जिन्स में। अब
वापस एक बाउंस दिखेगा वो मार्जिन्स में, और वो लीड करेगा नॉन पार साइड से। जब सॉल्वेंसी रेशियो को देखेंगे तो वो स्लाइटली गिर जाएगा, 210% पे वो सॉल्वेंसी काफ़ी एलिवेटेड है, 206% पे वो सॉल्वेंसी एक्सपेक्टेड है। मॉनिटरेबल्स में ऑफ कोर्स परसिस्टेंसी रेशियो एक मॉनिटरेबल रहेगा। दिसंबर में हमने आपको बताया था कि HDFC लाइफ पुश कर रहा है परसिस्टेंसी को, तो वो और एजेंसी बिजनेस दोनों साइड पे क्या उसका कमेंट्री रहेगा, इन्वेस्टर्स की नज़र रहेगी। और दूसरा है कि एक्सपेंस रेशियो काफ़ी एलिवेटेड रहेगा, इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी कर रहा है HDFC लाइफ, और उसमें उसके वजह से एक्सपेंस रेशियो काफ़ी एलिवेटेड रहने की अपेक्षा है। तो ये सारी चीज़ें पे ध्यान रखनी होगी HDFC लाइफ के रिजल्ट से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका ये जानकारी देने के लिए। इसके अलावा JSW स्टील भी कल अपने नतीजे घोषित करेगा और आशीषा हमें बताएंगी कि नंबर्स कैसे रह सकते हैं। आशीषा बताइए। JSW स्टील के नतीजों की बात करें तो सीक्वेंशियल बेसिस पर टॉप लाइन में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम्स में इस क्वार्टर घटौती देखने को मिली और इसी के चलते रेवेन्यू करीब 6% से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड आयरन और कोकिंग कोल के प्राइसेस घटे, इसी के चलते मार्जिन्स में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा और उसी के चलते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। स्टील रियलाइजेशंस की बात करें तो अबाउट 59,000 रुपीज़ पर टन के आसपास रियलाइजेशंस आ सकते हैं, जो सीक्वेंशियल बेसिस पर करीब 2 to 3% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। रेवेन्यूज़ की बात करें तो अराउंड 39,370 करोड़ पे रेवेन्यूज़ एक्सपेक्टेड है, 6% का डिक्लाइन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। मार्जिन्स इस क्वार्टर में 10.4% पे आ सकते हैं, जो 600 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन होगा क्वार्टर 2 से कंपेयर करें तो। बाकी इंटरनल्स की बात करें तो एबिटा पर टन डबल हो सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। 7,000 रुपीज़ पर टन पर एबिटा एक्सपेक्टेड है वर्सेस 3,500 रुपीज़ पर टन जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किया था। लोअर कोकिंग कोल और आयरन ओर प्राइसेस के चलते स्प्रेड्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऑल इन ऑल रेवेन्यू पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा लोअर वॉल्यूम्स के चलते, लेकिन मार्जिन एक्सपेंशन के चलते प्रॉफिटेबिलिटी पर QOQ बेसिस पर अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कमेंट्री क्या आती है एक्सपेंशन फ्रंट पर, वॉल्यूम आउटलुक कंपनी क्या शेयर करती है, इन तमाम बातों पर हमारी नजर रहेगी।